5 आर की वैल्यू 4, कितने लोगों का 4 ओम आया और 12/5 कहानी बदल गई है। सवाल को चेक करना है। देखो अब देखो, अब जिनका आंसर सही होगा उनको गिफ्ट दिया जाएगा और गिफ्ट में अगला सवाल आएगा। पहले ये बताओ व्हीट स्टोन ब्रिज है कि नहीं? हाँ, कितने लोग बता रहे व्हीट स्टोन ब्रिज? बच्चों, ये व्हीट स्टोन ब्रिज का सवाल नहीं है। मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए ही दिया था और मैं उसमें सक्सेस हो गया। आपको मैं गलत डायरेक्शन पे दौड़ाना चाह रहा था कि आप दौड़ पाते हैं कि नहीं। आपने खूब अच्छे से दौड़ा। आप ये समझ लो कि व्हीट स्टोन ब्रिज में रेजिस्टेंस बीच में होता है ना, और ये रेजिस्टेंस बीच में हॉरिजॉन्टल है, वो रेजिस्टेंस वर्टिकल होता है। मतलब व्हीट स्टोन ब्रिज में जो बीच वाला रेजिस्टेंस है वो कैसा होता है? करंट के डायरेक्शन में नहीं, उसके 90 डिग्री पे होता है। इसलिए ये व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं था। तो व्हीट स्टोन ब्रिज तो था ही नहीं, और हमें लग रहा था कि आप लोग व्हीट स्टोन ब्रिज बनाओ, क्योंकि मैं रेशियो सेट कर रहा था 2 2 जा 4 4 2 जा 8। चलिए ठीक है, अभी ध्यान रखना है कि व्हीट स्टोन ब्रिज होने के लिए बीच में वायर जाएगा, ये नहीं था। अब ये सिंपल सा देखो, ऊपर ये जो 2 4 है, क्या ज़रूरत है 2 4 का भाई? आप एक रेजिस्टेंस लगा दो ना, वहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दो और क्या लगा दो? 6 ओम। क्या ज़रूरत है भाई यहाँ पे 4 और 8 करने का? हटा दो, यहाँ पे एक लगा दो और कितना? 12 ओम। एंड ऑल दीज 3 इन पैरेलल, ये पैरेलल में आ गया। अब ये पैरेलल में कैलकुलेशन करना मेरे को। अब पैरेलल में कैलकुलेशन करना है तो जल्दी से भी लगा सकते हैं आप। अगर मैं एग्ज़ाम में होता तो मैं कैसे करता? पैरेलल में मैं इसे लेता 6 6 का पैरेलल 3 हो जाता, और 3 × 12 अपान 3 + 12 R1 R2 अपान R1 + R2, तो 36 अपान 15 आता। 36 अपान 15 का मतलब हो जाता बच्चों 12/5 आ जाता। तो जो 12/5 था वो सही था, तो R का मान 12/5 आ जाता। आप अगर ऐसे लगाना चाहें तो 1/R इक्विवेलेंट करके लगाओ, एनीवे कैसे भी लगाओ। 1/6 + 1/6 + 12, और एलसीएम 12 आ जाएगा। 2 + 2 + 1, तो आपको मिला R इक्विवेलेंट बराबर 12/5 ओम। और मैक्सिमम पावर ट्रांसपोर्ट थ्योरम ये बोलता है कि स्मॉल r = R होना चाहिए फॉर गेटिंग मैक्सिमम पावर, इसलिए स्मॉल r की वैल्यू हो गया 12/5 ओम, है ना बच्चों। और इसके बाद ये पूछा है कि करंट कितनी फ्लो करेगी। अब करंट आ जाएगा, करंट की वैल्यू आ जाएगा, पावर पूछे तो वो आ जाएगा। अगर मैं करंट ही पूछा था तो वो भी निकाल लो। एमीटर रीडिंग, अब I का मान होगा E/2R। E/2R, E का मान है 10 और 2 × R कर दोगे तो 24 नीचे होगा और ऊपर 5 होगा, तो 50/25/12 एम्पियर। सही है, ये आंसर आ गया। अब आप लोग बताइए इस टाइप के सवाल कर पाएंगे? अब आपको एक दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको लगाना है बस। उसी के बाद फिर ये टॉपिक मैक्सिमम पावर से आगे ले जाएंगे। बच्चों देखो, ध्यान से सवाल समझना है। यहाँ पे कोई बल्ब है, और ये कोई बैटरी यहाँ पे लगा हुआ है। इस बल्ब का रेजिस्टेंस है R1 बराबर 12 ओम। चलो ठीक है, ये 12 ओम है।
और यहाँ पे ये बैटरी दिया है 6 वोल्ट का, 13 वोल्ट का, स्मॉल आर नहीं पता है, 13 वोल्ट की बैटरी है। तो जगह 12 वोल्ट बनता है, मैंने 13 वोल्ट बनाया है। अब देखो एक दूसरा बल्ब यहाँ और लगाया, इस बल्ब का रेजिस्टेंस है, अभी बताता हूँ, कुछ बताऊँगा। यहाँ वही बल्ब फिर वही बैटरी लगाया, और स्मॉल आर मेरे को नहीं पता है, और ये 13 वोल्ट बैटरी है। बच्चों इसको यहाँ पे मैंने 3 ओम लगा दिया, ये 3 ओम है। अब देखो वहाँ पे 3 ओम का बल्ब है और यहाँ पे 12 ओम का बल्ब है, और 13 वोल्ट की बैटरी है लगा हुआ है। 13 वोल्ट क्या, 12 वोल्ट ही लिख दो, 13 क्या होता है जी, 12 वोल्ट लिखो, 12 वोल्ट की बैटरी। अच्छा एक बात बताओ, दोनों बल्ब से ब्राइटनेस हमें इक्वल मिलेगा कि डिफरेंट मिलेगा? लेकिन एक स्टूडेंट दिन में उसके सामने पढ़ता है और रात में इसके सामने पढ़ता है, और दोनों केस में उसे सेम ब्राइटनेस मिलती है। तो पूछा है कि अगर उस आदमी को या उस दोनों बल्ब से हमें सेम ब्राइटनेस मिल रही है तो वो ब्राइटनेस कितनी है कि हमें दोनों बल्ब से ब्राइटनेस क्या मिल रही है, इक्वल। तो बच्चों स्टेटमेंट लिख लो, फॉर इक्वल ब्राइटनेस, फॉर इक्वल, दोनों से ब्राइटनेस सेम है। देखो एक सवाल असर्शन रीजन का ये भी है कि एक ही बैटरी दो अलग अलग रेजिस्टेंस के बल्ब में लगा दिया जाए तो दोनों की ब्राइटनेस होगी अलग अलग या इक्वल? तो सारे लोग लिखेंगे अलग अलग, लेकिन इक्वल भी हो सकती है, में भी हो गया। अब ये इक्वल भी हो सकता है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं होगा कि इक्वल होगा, क्योंकि अलग अलग बोला जाए कि इन दोनों की ब्राइटनेस इक्वल है, बोले गए कभी नहीं होगा। अरे मैक्सिमम पावर में आपने देखा कि एक है, बाकी में दो अलग अलग रेजिस्टेंस पे एक ही पावर दिख रहा था ना, एक R1 पे एक R2 पे। तो वही सवाल यहाँ पे चल रहा है। तो लिखा है कि फॉर इक्वल ब्राइटनेस, फॉर इक्वल ब्राइटनेस, मैं इक्वल ब्राइटनेस लिख रहा हूँ, फॉर इक्वल ब्राइटनेस फाइंड वैल्यू ऑफ स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस, आल्सो फाइंड ब्राइटनेस, आल्सो फाइंड ब्राइटनेस। ये मेरे को कैलकुलेशन करनी है। हाँ सही है, एकदम बिल्कुल सही है, आर की वैल्यू हाँ सही है। और ब्राइटनेस ट्वेल्व है ना, EMF 12 लेके लगाना है। बच्चों लोग अब देखो मैं कैलकुलेशन करके दिखाऊँ आपको, मैं लगा रहा हूँ, देखिए आपके क्लास से आंसर है, और सभी लोग यहीं पे मेरे साथ में ही सब लोग लगाओ और मुझे ही बताओ। चलो भाई लिखना बंद करके ज़रा समझो। ये रेजिस्टेंस R1 है और वो रेजिस्टेंस R2 है। लिखा है कि ब्राइटनेस इक्वल है। अगर उस पेपर में लिखा है ब्राइटनेस इक्वल तो आप करो इक्वल, P1 बराबर P2 करो। और ब्राइटनेस अभी आपने क्या पढ़ा है, E अपान R प्लस R1 इंटू R1। आप देखिए इसी को मैक्सिमम करने के लिए डेरिवेटिव किया था, I स्क्वायर R, याद आ रहा है? चलो अब आगे वाला याद आ रहा तो बता दो, E अपान R प्लस R2 स्क्वायर इंटू R2। अब आगे बढ़ो, अब आप लिखोगे R1 अपान R प्लस R1 का स्क्वायर। बच्चों इधर लिखोगे R2 अपान R प्लस R2 का स्क्वायर। अब इसे आप लोग लगा सकते हो। अब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो R1 इंटू R प्लस
R2 का स्क्वायर बराबर R2 इंटू R प्लस R1 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करने के बाद आप डायरेक्ट लिखो वी गेट स्मॉल r बराबर ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ लोड रजिस्टर। अगर कभी भी बोल दिया कि ब्राइटनेस इक्वल है तो उस बल्ब उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होना चाहिए, लोड रजिस्टर का ज्योमेट्रिकल मीन है। तो मैंने बोला था कि इक्वल ब्राइटनेस होने के लिए, सेम ब्राइटनेस होने के लिए 3 रजिस्टेंस में रिलेशन, और वो रिलेशन क्या आया, ज्योमेट्रिकल मीन। उसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा। यही इन लोगों ने निकाला था ना भी 6 ओम, एक का 12 था, एक का 3 था, तो 36 हुआ रोड में, 6 ओम आ गया, तो स्मॉल आर इतना आ गया। और बच्चों जब स्मॉल आर इतना आ गया, अब सवाल आता है कि व्हाट विल बी पावर। दिस इज़ नॉट मैक्सिमम, ये मैक्सिमम नहीं है, ये इक्वल ब्राइटनेस का केस है। मैक्सिमम का केस खत्म हो गया, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इक्वल ब्राइटनेस। अब P बराबर आप क्या लिखोगे, स्मॉल आर तो हमें मिल ही गया है। अब P का मान आपको कहीं भी रखना है, रख सकते हो। तो बच्चों इसी में रखोगे आप ई स्क्वायर अपान R प्लस R1 होल स्क्वायर इंटू R1 ना। ई स्क्वायर बाई 4R नहीं लिखना है, वो तो मैक्सिमम है ना। अब आप या तो इसमें लिख लो या तो उसमें लिख लो। तो अब वैल्यू लिखूंगा मैं, ई माने 12 अपान स्क्वायर एक साथ लिख लेना, स्मॉल आर 6, R1 पहला वाला 12 स्क्वायर इंटू 12 बाई 18 2/3 4/9 इंटू 12 16/3। आप चाहे पहले वाले में रख लो चाहे दूसरे वाले में, आपको इतना ही वैल्यू मिलेगा। तो 16/3 वाट है। बच्चों ये समझ आ रहा। अब आपसे 2 सवाल पूछ सकता है, या तो वो पूछेगा या तो ये पूछेगा। किसी पूरे स्टूडेंट को किसी जगह कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट लिखनी है। और जब स्मॉल आर आ जाए तो चाहे आप यहाँ रख लो स्मॉल आर की वैल्यू, चाहे आप यहाँ रख लो स्मॉल आर की वैल्यू, आपको पावर मिल जाएगा। बच्चों इसके नीचे ग्राफ बनाइएगा। जे मेंस 2022 एक ग्राफ, उसमें सही रिलेशन टिक करने के लिए दिया था। हटा रहा हूँ, एक ग्राफ दिखा रहा हूँ आपको। ये ऐसे ही देखोगे पेपर में, ऐसे क्वेश्चन दे दिया और इसके बाद फिर ऐसे ऐसे लाइन खींच दिया, ऐसे खींच दिया। और इसके बाद उसने क्या किया, ये रेजिस्टेंस दे दिया, यहाँ पे दे दिया R1 दे दिया, यहाँ पे R2 दे दिया और यहाँ पे R0 दे दिया, R0 दे दिया। अब इस जगह यहाँ पे पावर है और बच्चों इसके बाद इधर रेजिस्टेंस है, ऐसे ही है। अब पूछा है कि कौन ऑप्शन सही है, क्या पूछा है, कौन ऑप्शन सही है। अब ऑप्शन सही में क्या पूछा है कि R0 बराबर R1 प्लस R2/2। बच्चों R0 बराबर 2R1 R2 अपान R1 प्लस R2। हाँ बच्चों R0 बराबर अंडर रूट R1 R2। तो कौन वाला सही है, ये नीचे वाला सही है। ये ऑप्शन है ए, ऑप्शन है बी, ऑप्शन है सी और ऑप्शन डी में कुछ लिखा होगा अला वाला। चलो ये वाला है, ये सवाल का आंसर हो गया। देखो एक क्वेश्चन बना दिया टीचर, उसके दिमाग में यही आ रहा, बना के दे दिया और बच्चे ढूंढ रहे थे गूगल पे इसका आंसर कहाँ से आए। उसका आंसर गूगल पे नहीं आता, दिमाग में आएगा जब चीज़ें सीखोगे, तब कितना गूगल पे फिजिक्स ढूंढ लोगे। तो चलिए ये रिलेशन कवर हो गया। देयर आर रिलेशन बिटवीन ऑल 3 रजिस्टर, एक इंटरनल और 2 लोड रजिस्टर, फॉर गेटिंग इक्वल पावर एंड मैक्सिमम पावर। राइट बच्चों। अब अगर ये बोला जाए कि 12 ओम, एक बात बताओ आप लोग जल्दी से बताना, 12 ओम पे जो पावर मिलता है वही 3 ओम पे मिलता है, तो बताओ मैक्सिमम पावर किस ओम पे मिलेगा।
12 ओम पे जो पावर मिलता है वही 3 ओम पे मिलता है, तो मैक्सिमम पावर 6 ओम पे। तो ये तो मैक्सिमम पावर का है ना ये बात। तो मैक्सिमम पावर के लिए रजिस्टर क्या है? इक्वल पावर का ज्योमेट्रिकल मीन। तो मैक्सिमम पावर इज ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ इक्वल पावर। तो मैक्सिमम पावर का रेजिस्टेंस क्या हुआ? ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ इक्वल पावर। समझ आ रहा? अब ये सब नाम धाम बदल के पूछ सकता है कि वी गेटिंग मैक्सिमम पावर, देयर रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ इक्वल पावर, ऐसा कुछ दे देगा। तो चलिए ये बात तो फिनिश हो गया बच्चों। अब इसके आगे लिखो आप फ्यूज वायर। अब हम लोग पहले फ्यूज वायर पढ़ लें तब बल्ब शुरू करें लगातार। फ्यूज वायर, मैक्सिमम पावर ट्रांसपोर्ट थ्योरम के तुरंत बाद आपने फ्यूज वायर ले लिया। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फ्यूज वायर में करंट और उसका रेडियस, फ्यूज वायर का रेडियस और करंट में क्या रिलेशन है। ऑप्शन देगा I प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, I प्रोपोर्शनल टू R पावर 3/2, I प्रोपोर्शनल टू R, ऐसे 4 ऑप्शन देगा। सबसे ज़्यादा सवाल यही पूछा जाता है। अब उसी को मैंने पढ़ के सुनाया है, अब उधर ही लेके जा रहा हूँ। पहले तो ये समझ लो कि फ्यूज वायर क्या है, ये इसको हम क्या कहेंगे। ये सर्किट ब्रेकर है कि सर्किट प्रोटेक्टर है? सर्किट, आगे बोलो, सर्किट को प्रोटेक्ट करेगा। इसका मतलब 2 रुपए का तार बचाएगा और 1 लाख का कंप्यूटर जलाएगा। आपने कहा सर्किट बचाएगा, सर्किट तो बच जाएगा, तार नहीं जलने पाएगा, लेकिन एन फैन अंखा पंखा टेलीविज़न सब जल के राख हो जाएगा। तो फ्यूज वायर सर्किट प्रोटेक्टर नहीं है, फ्यूज वायर डिवाइस प्रोटेक्टर एंड सर्किट ब्रेकर। तो पहले यही नाम लिखो इसका। सर्किट प्रोटेक्टर कभी मत लिखना, कहीं लिखा होगा तो वाइटनर लगा देना। हाँ, ये गलत लिखा है। तो बच्चों फ्यूज वायर क्या है? डिवाइस प्रोटेक्टर। सर्किट नहीं बचाएगा। हम तो चाहते हैं, हमारा टारगेट क्या होता है? फ्यूज वायर जल जाए और डिवाइस बच जाए। इसीलिए तो एमसीबी लगाया है। नहीं एमसीबी लगाने की क्या ज़रूरत होता? जो एमसीबी लगे होते हैं कि कोई यहाँ पे प्रॉब्लम आया तो एमसीबी फ्यूज वायर का काम वही है कि उसको क्या किया, वहाँ से जल गया, उसको गिरा दिया, ये बच गया। और नहीं तो वो न गिरता तो ये जल के धुआं हो जाता। तो इसलिए हमारा काम क्या है? डिवाइस को बचाना। इसके लिए फ्यूज वायर को लगाया जाता है। तो आप लिखेंगे डिवाइस प्रोटेक्टर। एंड सर्किट ब्रेकर। ये सर्किट को ब्रेक करेगा। अब फ्यूज वायर को हम यूज़ करेंगे। फ्यूज वायर को 2 तरह से यूज़ करते हैं। एक तो होता है जैसे घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होंगे या इलेक्ट्रिकल डिवाइस होंगे, सब में फ्यूज वायर लगा रहता है। कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं बच्चों कि घर में यूज़ हुआ, इसके बाद कबाड़ में चला गया, लेकिन घर के लोग जान नहीं पाए कि इसमें फ्यूज वायर भी लगा था। वो इतना अच्छा इंजीनियर उस फ्यूज वायर को लगाया सेट करके कि कभी उस कस्टमर कंज्यूमर को दिक्कत नहीं आई। वो डिवाइस एक था। इसका मतलब उसका फ्यूज वायर हमेशा चलता रहा, कभी डैमेज नहीं हुआ। तो वो किस स्टेट में था? स्टडी स्टेट में, स्टडी स्टेट में था। और कभी कभी हम जैसे ही सामान कोई ख़रीद के बाज़ार से ले आए और लोगों को प्रदर्शनी में दिखाने के लिए, बैठो देखो ये सामान लेके आया है कोई चीज़ टीवी सीवी, और जैसे ही लगाया वैसे ही पता चला फ्यूज वायर जल गया। तुरंत पता चल जाता, सब लोग जान जाते कि अच्छा ये भी कुछ होता है, क्या है। तो उसमें फ्यूज वायर लगा था। इसका मतलब है फ्यूज वायर जल गया। तो फ्यूज वायर का 2 स्टेट है, एक है स्टडी स्टेट में और एक है मेल्टिंग स्टेट। तो हमें दोनों स्टेट पढ़नी है। तो पहले हम क्या लिखेंगे? फ्यूज वायर इन स्टडी स्टेट।
उससे पहले फ्यूज वायर किससे बना है, फ्यूज वायर बना किससे है, इसके बारे में थोड़ी सी बात लिख लेते हैं। बच्चों ये क्या होता है, एलॉय। फ्यूज वायर एक मेटल का नहीं होता, कई मेटल होते हैं। हमारे सिलेबस में जो लिखा है वो सबसे अच्छे फ्यूज वायर का नाम लिखा है, उससे अच्छा नहीं होता कोई। वो मेरे सिलेबस में है सबसे अच्छा वाला, महंगा भले है। और वो सबसे अच्छे में क्या होता है, लेड और टिन। तो फ्यूज वायर किससे बना हुआ है, लेड और टिन। तो कभी पूछे कि फ्यूज वायर क्या है तो लिखोगे एलॉय। मान लो उसने पूछ लिया कि एलॉय में कौन सा मटेरियल है, तो कौन सा मटेरियल है, लेड और टिन है। तो फ्यूज वायर इससे बना हुआ है, ये सबसे अच्छा फ्यूज वायर होता है। महंगा जरूर है लेकिन हम लोग यही यूज़ करते हैं। तो एलॉय, लेड और टिन। दूसरी बात बच्चों, इसमें जो फ्यूज वायर है इसकी रजिस्टिविटी हम क्या रखेंगे, यूजुअली रजिस्टिविटी शुड बी हाई। क्यों हाई, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, जलाना। और जलाने के लिए रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीट ज़्यादा जनरेट होगा, I²RT। और जब हीट जनरेट होगा तो जल्दी से जल जाएगा। इसका मतलब लो रजिस्टिविटी नहीं होना चाहिए, हाई शुड भी होना चाहिए। है कि नहीं वो बात नहीं है, लेकिन अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं बोलूँगा कि वो सबसे अच्छा होगा जिसकी रजिस्टिविटी ज़्यादा होगा। तो इसलिए शुड भी लिखा जाएगा, शुड बी, शुड ऑफ हाई रजिस्टिविटी, इसके रजिस्टिविटी ज़्यादा होना चाहिए। अगली बात, मेल्टिंग पॉइंट। हमें जलाना है तो मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। पता चला मेल्टिंग पॉइंट इतना ज़्यादा रख दिए कि वो नहीं बचा, बाकी जल गया, तो इसलिए लिखा जाएगा लो मेल्टिंग पॉइंट। मस्ट भी, शुड नहीं, केवल लो लिखोगे। मेल्टिंग पॉइंट या शुड भी लिख लो, यही लिख लो, मेल्टिंग पॉइंट शुड बी लो, ये होना चाहिए। इसको प्रेफरेंस देना है आपको, शुड बी। 3 हो गया। और इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक ही सन के सामने बालू गंगा जी का और गंगा जी का पानी रहता है, लेकिन दोपहर में बालू ज़्यादा गर्म है और पानी कम गर्म है। शाम को बालू ज़्यादा ठंडा है, पानी कम ठंडा है। इसका मतलब बालू जल्दी गर्म हुआ और जल्दी ठंडा हुआ। जल्दी ठंडा क्यों हुआ, हीट कम था, निकाल दिया। पानी गर्म अभी भी है क्योंकि हीट ज़्यादा रखा था। तो ज़्यादा हीट जो रखेगा, जिसकी ज़्यादा हीट रखने की कैपेसिटी है, उसका टेम्परेचर कम बढ़ेगा, और जिसका हीट कम रखने की कैपेसिटी है उसका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे कोई किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाएगा, और जिसको लिमिट है ज़्यादा उसको गुस्सा नहीं आता, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। जैसे साइंटिस्ट टाइप का कोई है, उसकी कैपेसिटी कम होती है। अगर कोई उसको देख के मुस्कुरा दिया तो उसको दौड़ा लेगा, तो मुस्कुराया क्यों, हाँ। और जो नेता लोग होते हैं उनके सामने, उनके बगल में जिंदाबाद जिंदाबाद उल्टा पुल्टा पब्लिक बोलता है, लेकिन तब भी वो मुस्कुराते हैं। इसीलिए वो नेता हैं, बोलते हैं कि चाहे जो बोलो मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नो चेंज इन टेम्परेचर। तो बच्चों आप बताओ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या लिखूं? हाँ, लो लिखोगे। जब C कम होगा तो टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा, और ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर कम बढ़ेगा। मेरे को टेम्परेचर बढ़ानी है, इसलिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी शुड बी लो। शुड बी लो। और एक काम और करना है कि इसमें
जो इसका सरफेस होना चाहिए, सरफेस कैसा होना चाहिए, वो यूनिफॉर्म होना चाहिए ताकि सभी जगह से यूनिफॉर्मली हीट रिमूव हो। नहीं तो कहीं पे वो बेंड हो जाएगा, बेंड हो जाएगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो शुड बी यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस, तो इसको यूनिफॉर्म और होमोजीनियस होना चाहिए। शुड बी यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस। यूनिफॉर्म और होमोजीनियस होने से एक ही जैसा सभी जगह सिचुएशन रहेगा। तो ये 5 पॉइंट हो गए, गिनो। न हुआ तो एक आध और जोड़ें, हो गया 5 है, ठीक है, तो 5 हो गया। मेन 4 था, 5वां जोड़ा ही था। शुड बी यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस। अब मैं लिखूंगा फ्यूज वायर इन स्टडी स्टेट, स्टेटमेंट लिखते रहें आप। फ्यूज वायर इन स्टडी स्टेट, फ्यूज वायर इन स्टडी स्टेट। बच्चों स्टडी स्टेट का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड बराबर अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड। जितना हीट जनरेट हो अगर उतना रेडिएट हो जाए तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसे अगर हम लोग इतने लोग यहाँ हैं, हमारे बॉडी से जितना हीट जनरेट हो रही है अगर उतना एसी रिकवर करके बाहर दे दे तो फिर इस कमरे का टेम्परेचर ना तो घटेगा और ना तो बढ़ेगा। तो स्टडी स्टेट का मतलब क्या है कि हीट का क्वांटिटी इक्वल होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ ले चल रहे हैं आपको। देखो ये मान लो कि ये फ्यूज़ वायर है। बच्चों अब लिखना मत, अब थोड़ा सुन के तब लिखना। ये फ्यूज वायर माने सिलेंड्रिकल वायर है। इसका रेडियस है स्मॉल आर और इसका लेंथ है एल। इसमें करंट जो पास कर रही है वो करंट आई है, ये करंट आई पास कर रही है। अब आप यहाँ पे लिखोगे लेट एजम्पशन, मेरे को जरा कवर करने देना, थोड़ा लिखने देना। लेट स्मॉल एच अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया, अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर सेकंड, पर यूनिट एरिया पर सेकंड। ये मैंने एजम्पशन ले ली। स्मॉल एच इज द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर सेकंड। अब बच्चों यहाँ से जो हीट है ना ये ऐसे जनरेट हो रही है और ये रेडिएट हो रही है। तो स्टडी स्टेट का केस क्या होगा?